हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पर। और आज से एक नई चीज़ें मैं ऐड करने जा रहा हूं। आज से आपको मैथ जीके की क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, मैथ की क्लासेस के लिए अगर बात की जाए आपकी, तो मैथ की क्लासेस में आपको टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर कवर करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो आइए जानते हैं, हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली मैथ की क्लास का शुभारंभ किया जाए। चलिए देखिए, मैथ। ठीक, सभी लोग जानते हैं कि अगर हम मैथ को बांटें तो दो भागों में बढ़ जाएगा। एक तो हो गया अर्थमेटिक, दूसरा हो गया आपका एडवांस। ठीक है, अगर हम बात करें अर्थमेटिक की या एडवांस की कि भाई एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये जान लीजिए आप कि अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपके एडवांस से कुछ कम आते हैं बट कुछ कम आते हैं। ठीक है ना। अर्थमेटिक से परसेंटेज की बात की जाए, अगर मैं 10 क्वेश्चन का एक सेट बनाऊं तो अर्थमेटिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 6 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, मीन्स डैट परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है, 60 to 70% आपका अर्थमेटिक कवर करेगा और एडवांस 30 to 40%। ठीक है, एडवांस के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है आपको? ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको एडवांस के अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है, अगर हम अर्थमेटिक की बात करें, मैं सिलेबस लिखूं यहाँ पे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। सिलेबस वगैरह पे हम ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं, हम सीधे अपना स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ यहाँ पर, तो नंबर सिस्टम आपके सिलेबस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मीन्स नंबर सिस्टम से हमारे पेपरों में कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। अगर मैं नंबर सिस्टम के टॉपिक्स की बात करूं कि हम टॉपिक कैसे ऐड करते जाएंगे और कैसे पढ़ेंगे, तो जान लीजिए हमारा पहला टॉपिक बनेगा संख्या। ठीक, दूसरा टॉपिक बनेगा विभाज्यता का नियम, तीसरा टॉपिक शेषफल प्रमेय, चौथा इकाई का अंक, देन अंतिम 2 अंक ज्ञात करना संख्या के। ओके, उसके बाद गुणनखंड के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना। देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद आपका हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है ना। फिर संख्या का योग। ओके, देन वर्गमूल, घनमूल, फिर करणी, देन सरलीकरण, फिर दशमलवहीन और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना। बुक्स में ये जो चैप्टर देख रहे हैं आप लास्ट में, ये अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं। ठीक है, मैं इसको एक ही चैप्टर में नंबर सिस्टम में ही बताऊंगा और इन पांचों को अलग अलग टॉपिक्स में हम बता देंगे आपको। ठीक है ना। क्लियर हुई बात? इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, नंबर सिस्टम। ओके, आइए शुरू करते हैं। हम देखते हैं, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम होता क्या है? संख्या पद्धति क्या होता है? संख्या, देखिए, संख्याओं को व्यक्त करने की पद्धति, संख्याओं को व्यक्त करने की पद्धति को क्या कहेंगे आप? नंबर सिस्टम। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं जो संख्याओं को व्यक्त करती हैं या जिसमें संख्याओं को व्यक्त किया जा सकता है, तो हमारा आंसर होगा पहली पद्धति है डेसिमल। कौन सी? डेसिमल यानी कि दशमलव पद्धति। ठीक, दूसरी हो गई आपकी बाइनरी। कौन सी? बाइनरी। देन ऑक्टा, ऑक्टा डेसिमल पूरा कहेंगे, मैं यहाँ पे ऑक्टा लिख रहा हूँ केवल, ऑक्टा। ओके, देन हेक्साडेसिमल। क्लियर? जिसमें आपको हेक्सा और ऑक्टा नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। पढ़ना क्या है? डेसिमल और बाइनरी। ठीक है, अगर हम डेसिमल की बात करें तो देखिए, इस संसार में विद्यमान जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी डेसिमल हो गई। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, अनंत। क्लियर? अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी पद्धति में, चूंकि बाइनरी पद्धति एक कंप्यूटर पद्धति होती है, ठीक है, तो और कंप्यूटर इतने सारे नंबर्स को नहीं समझता है। समझता क्या है? केवल समझता है वो 0 और 1, और इस पद्धति को आप कहेंगे बाइनरी पद्धति। क्लियर है?
अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो आइए जानते हैं फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में। फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तारीय रूप। ओके, क्लियर। मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, 2,97,745। अगर बात की जाए तो आपका 5 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, 4 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, 7 किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, 7 और ये 7 किस स्थान पर है, तो 1000, ये 9, 10,000 और 2 लाख। क्लियर। अगर हम इसी को इंग्लिश में लिख दें तो 5 1 प्लेस, 4 10 प्लेस, 7 100 प्लेस and 1000 place, then 9 10,000 and 2 lakh। क्लियर। आइए बात करते हैं फेस वैल्यू की। अगर मैं 5 की फेस वैल्यू की बात करूं, फेस माने क्या है? चेहरा। क्या होता है? चेहरा। चेहरा कभी झूठ बोलता है? नहीं, चेहरा कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इसका मतलब ये हो गया कि फेस जो सामने है वही फेस वैल्यू है। अगर 5 की फेस वैल्यू पूछ रहा है तो आपको दिख क्या रहा है? केवल 5। तो 5 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। क्लियर। अगर बात की जाए 4 की फेस वैल्यू तो 4 की फेस वैल्यू 4, 7 की 7, इस 7 की 7, ठीक, 9 की 9 और 2 की 2। क्लियर। तो ये तो हो गई फेस वैल्यू हमारी 5 की 5, इसी प्रकार से आगे हुई। आइए बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, यानी कि स्थानीय मान की। ठीक है ना। देखिए 5 किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है, वंश प्लेस पर है। अब इकाई माने होता क्या है? 1, ठीक। तो 5 into 1 इज इक्वल टू 5। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 5। क्लियर। अगर हम 4 की प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो 4 एज इट इज उतारिए यहीं पे 4। ठीक है ना। आगे कितने अंक हैं? एक ही अंक है ना, एक 0 लगा दीजिए। 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 40। क्लियर। अगर हम 40 की बात कर रहे हैं तो 4 गुणे 10 भी लिख सकते हैं। और जरा देखिए तो सही कि 4 किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है, इसीलिए यहां पर 10 से गुणा करके भी आप आंसर 40 निकाल सकते हैं। क्लियर। अगर मैं 7 की बात करता हूं तो 7 देख लीजिए आप 100 प्लेस पे है, यानी कि 100वें स्थान पर है। और देख लीजिए 7 के बाद कितने अंक हैं? 1 और 2, यानी कि 2 0 लगा लीजिए या इसको इस तरह से लिख लीजिए। क्लियर। अगर मैं इस 7 की बात करता हूं तो देखिए 7 उतारिए, देन 1 0 2 0 3 0, ठीक, 3 0, या आप इसको इस तरह से लिख लीजिए 7 गुणे 1000। क्लियर। अगर मैं 9 की बात करता हूं तो 9 देखिए, 9 आगे 4 अंक हैं, उतार लीजिए। ठीक है। अगर 2 की बात की जाए आपसे तो 2 आगे कितने अंक हैं? 5, तो कितने 0 लगाएंगे? 5 0। ठीक है। या 2 गुणे 10 के हाथे 5। क्लियर। अगर मैं बात करूं इस पे सवाल कैसे आएगा, सुनिए ध्यान से। पूछा जाएगा आपसे 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करिए। 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करिए। कैसे करेंगे? 2 का देखिए स्थानीय मान क्या है? 2 लाख, 2 लाख ना, ठीक है। और 2 का जातीय मान क्या है? 2। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ही तो पूछ रहा है, तो 2 लाख में से 2 घटा लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? समझ गए? चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि विस्तारीय रूप की बात कर रहे हैं तो इसको एग्जाम्पल लेके समझा जाए। चलिए देखिए 2734 एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना। कैसे लिखेंगे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी कि विस्तारीय रूप में? 2 किस प्लेस पे है? किस स्थान पर है? 1000 स्थान पर है, तो इसको आप लिखिए 2000। क्लियर। 7 किस स्थान पे है? प्लस 700,
3 किस स्थान पे है, दहाई 30, 4 किस स्थान पे है, इकाई 4। ओके, तो इसका विस्तारित रूप क्या हो गया ये। क्लियर हो रही बात। अब इस पे उदाहरण कैसे आ सकता है, सवाल कैसे बनेगा, सुनिए। पूछेगा आपसे 13,000 13,1313 को अंक में लिखिए। सबसे पहले अगर नहीं ध्यान दिया आपने तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, 13,1313 आंसर ना। लेकिन नहीं, जरा गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो लाख हो गया भैया। तो क्या करोगे, देखो तो 13,000 लिखो पहले, 13,000 ठीक, प्लस 1,300 प्लस 13, ठीक है। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा जरा देखिए, 13,000 प्लस 1,300 प्लस 13 ना, ऐसे तो करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताइए, 14,313, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। चलिए आ जाइए अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक बनेगा हमारा संख्याएं। जैसा कि मैंने टॉपिक बनाया था आपके सामने ही, अगला टॉपिक बनेगा हमारा संख्याएं, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए संख्याएं। देखिए संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, अगर हम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहेंगे एक हो गई रियल और एक हो गई इमेजिनरी। ठीक, रियल माने हो गया वास्तविक और इमेजिनरी का अर्थ हो गया काल्पनिक, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब सुनिए, वह सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, वह सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जैसे सुनिए 0, 1, 2 एंड सो ऑन अनंत, ठीक, -1, -2 एंड सो ऑन माइनस अनंत। यह सभी संख्याएं क्या है, चाहे माइनस में बात हो रही हो चाहे प्लस में बात हो रही हो, सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं जिनका आप दैनिक जीवन में सामान्यतः प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें इमेजिनरी संख्या की बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। एक मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूं, x² + 1 में x का मान ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे, x = √-1। अब भैया ये √-1 ये कैसा मान हो गया, √-1 कैसा मान हो गया, क्या आप इस -1 को अंडर रूट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, सोचिए। क्या इसका आंसर -1 आना चाहिए या +1 आना चाहिए, ठीक, बोलिए। अगर हम स्क्वायर करें +1 का तो हमें 1 मिलता है, -1 का स्क्वायर करें तो भी हमें 1 मिलता है। मतलब कि ना ही -1 होगा ना ही +1 होगा, मतलब कि इसका वर्गमूल निकाला ही नहीं जा सकता है, ठीक। तो ऐसी संख्याएं, इसी प्रकार की संख्याएं कैसी होती हैं, तो आपका आंसर होगा काल्पनिक संख्या होती हैं। कैसी होती हैं, काल्पनिक संख्या होती हैं। एक चीज और जान लीजिए आप, काल्पनिक संख्या, ठीक, जैसे हमने कहा आपसे √-1 क्या हो गया आपका √-1, ठीक है ना। और इसे आप कह सकते हैं आयोटा का मान है। किसका मान है, आयोटा का मान है। और आयोटा का आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आई से डिनोट करते हैं, या स्मॉल आई लिख लीजिए, √-1। क्लियर। तो ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। क्या हो गया आपका ये इमेजिनरी नंबर, क्लियर। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए इमेजिनरी नंबर की हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे सिलेबस में इमेजिनरी नंबर है ही नहीं। जब हम इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इमेजिनरी के बारे में बात करेंगे, फिलहाल हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ ज़रूरत किस चीज़ की है, केवल रियल नंबर की, यानी कि वास्तविक नंबर की, केवल रियल वास्तविक, ठीक, क्लियर।
रियल को दो भागों में आप बांट सकते हैं। पहला तो आप कह सकते हैं पूर्णांक, क्या कह सकते हैं आप, पूर्णांक, ठीक है। और दूसरा कह सकते हैं आप दशमलव, दशमलव, ठीक है, पूर्णांक और दशमलव, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो देखिए पूर्णांक में कौन कौन सी हो जाएंगी चीजें। आपका एक हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, जिसे आप कहेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। एक हो जाएगा आपका पूर्ण संख्या, क्या हो जाएगा, एक पूर्ण संख्या, जिसे आप कहेंगे होल नंबर। एक हो जाएगा आपका सम संख्या, जिसे आप कहेंगे इंग्लिश में इवन नंबर। एक आपका हो जाएगा विषम संख्या, जिसे आप कहेंगे ऑड नंबर। ओके, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, और इसके बाद आपका हो जाएगा भाज्य और अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य। क्लियर। बात की जाएगा दशमलव की, तो दशमलव दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक होता है शांत, क्या होता है, शांत, और एक होता है अशांत। एक हो गया शांत और एक हो गया अशांत, ठीक है। अब अगर आप शांत और अशांत के बारे में समझ लेंगे तब फिर उसके बारे में आप पढ़ेंगे दशमलव पद्धति के अंतर्गत ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्लियर हो रहा है, नोट करिए सर। अब हम देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए ध्यान से। अगर मैं पूर्णांक को तोड़ूं तो क्या बन रहा है, पूर्ण प्लस अंक, मतलब वह अंक जो अपने आप में पूर्ण है उन्हें क्या कहेंगे हम, पूर्णांक। उन्हें क्या कहेंगे आप, पूर्णांक, ठीक है ना। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अनंत, ठीक। नेगेटिव में चलते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस अनंत, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। लेकिन एक चीज पर ध्यान दीजिए, 0 से जैसे जैसे आप पॉजिटिव में जाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब 1, फिर 2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा, फिर 3, फिर 2 और 1 से ज़्यादा 3 की वैल्यू, और अनंत इन सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप 0 के पीछे आते जाएंगे वैसे वैसे आपकी वैल्यू घटती जाएगी। मीन्स डैट -1, फिर इससे कम -2, फिर इससे कम -3। क्लियर। और अंतर सिर्फ इसमें इतना है कि इसको आप कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। और इसको आप कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। मतलब कि जितनी भी चीजें 0 से आगे हैं उनको हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक, और जो 0 से पीछे है उनको हम कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर। चलिए देखिए, अब हमें पूर्णांक के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। तो हमारा पहला टॉपिक बनता है प्राकृतिक संख्या। टॉपिक है हमारा प्राकृतिक संख्या, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और इसे आप डिनोट करेंगे n से। किससे, n से, ठीक। तो जान लीजिए प्रकृति में पाई जाने वाली, उपयोग की जाने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या हो गई, नेचुरल नंबर। बट वह संख्याएं जिन्हें आप काउंटिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1, 2 एंड सो ऑन अनंत तक, ठीक। प्राकृतिक संख्या में आप 0 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्रयोग आप काउंटिंग में नहीं करते हैं। मतलब जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ना कि ऐसे बोलते हैं कि 0 फिर 1 2 3 4, ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी संख्याओं की आप काउंटिंग कर सकते हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। क्लियर हो रही बात। अगर हम बात करें यहीं पे पूर्ण संख्याओं की, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में आप कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे, होल नंबर। और होल नंबर को आप नोट कर देंगे W से। अब होल माने सभी संख्याएं, सभी संख्याएं, मतलब इसमें आप 0 को ऐड कर लीजिए, ठीक।
अनंत तक। क्लियर? ठीक है। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा सम संख्या। क्या हो जाएगा? सम संख्या। अगर हम सम संख्या की बात करें तो सम संख्या को आप इंग्लिश में कहेंगे इवन नंबर। क्या कहेंगे? इवन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? इवन नंबर। ठीक है ना? मतलब देखिए, ध्यान से देखिए, 2 से पूरी तरह विभाजित जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, वह क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना? मतलब दोज नंबर्स आर परफेक्टली डिविजिबल बाय 2। ठीक, दोज नंबर्स आर परफेक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एज इवन नंबर्स। ओके, ठीक है। अब पहचानेंगे कैसे आप? 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। डिविजिबिलिटी का रूल किससे? 2 से। क्या है? जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वह सभी संख्याएं किससे विभाज्य होंगी? 2 से। ठीक, ये हो गया आपका इवन नंबर। ठीक है ना? आ जाइए आप विषम संख्या। विषम संख्या जिसे आप कहेंगे ऑड नंबर। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ठीक है। जस्ट सम संख्या का उल्टा, मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो या फिर 2 से ना कटे, उन्हें क्या कहेंगे आप? ऑड नंबर्स। पहचान के लिए संख्याओं के अंत में देखिए 1, 3, 5, 7 और 9 मिल जाए अगर, तो वह संख्या कैसी हो गई? विषम संख्याएं हो गई। क्लियर हो रही बात? इसको मिटाते हैं जरा हम। अगर बात की जाए कि भाई बताइए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या +2। ठीक, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी सम संख्या, तो ये एक बेकार सा क्वेश्चन हो जाएगा। कहेगा सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन सी है? आंसर होगा आपका +2। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका? +2। ओके, और सुन लीजिए एक चीज यहीं पे आप, अगर हम 0 की बात कर लें, क्या 0 सम संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ भाई 0 बिल्कुल सम संख्या है। 0 सम संख्या है। 0 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। ठीक, परंतु सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2, +2। क्लियर हो रही बात? ठीक है। और सुन लीजिए आप, अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ ले आपसे कि भाई ये बताइए सबसे छोटी ऋणात्मक सम संख्या, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या +2, सबसे छोटी ऋणात्मक सम संख्या कौन सी है? तब आपका आंसर होगा भैया पता नहीं, पता नहीं सबसे छोटी ऋणात्मक सम संख्या कौन सी है, ये हमें पता नहीं है और ना ही इसकी खोज हुई है आज तक। ठीक है, क्यों नहीं हुई है? 0, 1, 2, 3, 4, पीछे आइए 1, -2। ठीक, +2 तो सबसे छोटी सम संख्या है, लेकिन -2 सबसे बड़ी ऋणात्मक सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे कि सबसे बड़ी ऋणात्मक सम संख्या कौन सी होगी, तब तो आंसर आप -2 लगा सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर है बात? यहां तक देखिए आप, इसको मिटाते हैं, आइए जरा सा आगे देखते हैं। अगला टॉपिक बन जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। क्या बन जाएगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को आप कहेंगे प्राइम नंबर। क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जिसे आप कहेंगे प्राइम नंबर। ठीक है ना? अब सुनिए, वह संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो। वह संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, मतलब दोज नंबर्स which have only 2 factors. Those numbers which have only 2 factors means that, देखिए 2 फैक्टर तो कैसे हो जाएंगे? कोई भी आप अभाज्य संख्या उठा लीजिए, कोई भी नंबर उठा लीजिए, कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। एक मतलब 1 से तो कटबाई करेगा। ठीक, दूसरा खुद से कटेगा,
दूसरा खुद से कटेगा। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, दो ही फैक्टर हो। कौन कौन से? एक और वह खुद। ठीक है ना? वह संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है ना? अब सुनिए, जैसे क्वेश्चन पूछ ले, अभाज्य संख्या छांटो। अभाज्य संख्या छांटो। 2, 3, 4, 5, 6। चलो भाई छांटो भैया। देखिए 2 से कटेगा, कटेगा अपने आप से। 1 से बिल्कुल, और किसी से कट रहा है क्या? नहीं। 3 की बात की जाए, 3 से कटेगा और 1 से। 4 की बात की जाए, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 1 से। मतलब खुद से 1 के अलावा किसी और संख्या से कट रहा है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है? 5 की बात की जाए तो 5 से और 1 से कटेगा। ठीक, 5 भी आपका प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, बट 4 प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम 6 की बात कर लें तो 3, 2, 6, 1। लो, इसका तो और ज्यादा गुणनखंड हो गया। मतलब ये भी नहीं कटेगा, इसके और ज्यादा फैक्टर हो गए। 6 से भी कट रहा है, 2 से भी, 3 से भी, फिर 1 से भी कट रहा है। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक बनाइए अपना आप भाज्य संख्या। क्या बनाएंगे आप? भाज्य संख्या। इसको मिटा दें या एक चीज और देख लीजिए आप, एक चीज और देख लीजिए। अगर पूछा जाए आपसे सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आंसर होगा 2। क्या आंसर होगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो सम भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो सम भी है। तब आपका आंसर होगा 2। तब भी आंसर क्या होगा? 2। मतलब सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इतनी बात हो गई। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो विषम है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो विषम है। तब आपका आंसर होगा 3। क्या होगा आंसर? 3। फिर से सुन लीजिए स्टेटमेंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जो विषम है। तब आंसर होगा आपका 3। क्लियर? ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए अगर हम यहां पर 1 की बात करें कि भाई 1 भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? देखिए अगर होगा तो क्यों होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, या नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। देखते हैं भाई, 1 तो ये 1 से कटेगा और 1 स्वयं से भी कटेगा, यानी कि स्वयं भी 1 से। अब भाई विचार कीजिए जरा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों क्या है? बराबर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार कि किसे हम स्वयं कहें और किसे हम 1 कहें। ठीक है ना? तो इसीलिए इसको ना ही प्राइम में रखा गया है और ना ही कंपोजिट में रखा गया है। कंपोजिट माने होता है भाज्य, तो ना ही ये अभाज्य है और ना ही भाज्य है। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि 1 ऐसे देगा, 1 क्या है? पहला ऑप्शन भाज्य, दूसरा अभाज्य, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो आंसर लगाएंगे आप, ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य है। मतलब भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए और देखिए। अगर हम बात करें कि भाई 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपका आंसर होगा 25। कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। कैसे जरा देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 17, 19, 23, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 23, 29, 23, 29, 31, 37, 41, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 53, 59, 61, 67, ठीक, 71, फिर 73, 71, फिर 73, ठीक है, 79, देन 83, देन 89 और फिर 97 होगा। 83 फिर 89 और फिर
97। और काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ठीक, मतलब 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं हैं, सॉरी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका आंसर होगा 25। ठीक है ना। अब सुनिए क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, देखिए 1 से 100 तक 25, तो 1 से 50 तक, 1 से 50 तक बताइए भाई, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी हो गई 15, 1 से 50 तक 15। ठीक है। क्वेश्चन 51 से 100 तक 10। ठीक, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। 25 अभाज्य माने कि ये सभी प्राइम है भैया। ठीक है ना, क्लियर हो रही बात। 1 से 200 तक बात की जाए अगर, 1 से 200 तक, 1 से 200 तक कुल कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो आपका आंसर होगा 46। 1 से 200 तक कुल कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो आंसर होगा 46। ठीक है, इतनी बातें हो गई, मिटा रहा हूं इसको। अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है, एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो सम है, ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो सम है, और केवल एक ही तो है, दो, तो आंसर क्या लगाएंगे, केवल एक। क्वेश्चन का तरीका भी सुन लेना, यानी कि 1 2 3 4 दिया हो तो मारो 2 को, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो सम हैं, तब आपका आंसर बदल गया भैया, 1 हो गया। ठीक है ना, चलिए इसको भी सुन लिया आप। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा ट्विंस प्राइम। इसी प्राइम नंबर के अंदर एक ट्विंस प्राइम यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए 3 5, ठीक, जुड़वा अभाज्य तुरंत 2 का गैप बन रहा हो बस। ठीक है, 11 13 3 5, देन 11 13 और 13 और 19, 13 और 19, 13 और 19, 13 और 17, 13 और 17 ले लीजिए। चलिए देखिए, तो ट्विंस प्राइम का मतलब होता है कि जिन संख्याओं के बीच में 2 का गैप बने, यहां नहीं बन रहा है, ठीक है, जिन संख्याओं के बीच में 2 का गैप बने और दोनों ही संख्याएं अभाज्य हों। देखिए 2 का गैप यहां, 2 का गैप यहां, तो ये संख्याएं कैसी हो गई, 3 5 और 11 13, ट्विंस प्राइम। पूछेगा जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, ऑप्शन 3 5 7 11, ठीक, 11 13 17, बताओ कौन है, क्या लगाओगे, 3 5, क्योंकि दोनों अभाज्य हैं और दोनों के बीच में गैप कितने का है, 2 का। ठीक है ना, समझ गए होगे, इसको भी मिटा रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, सुनो क्वेश्चन सुनो। वह 3 ऐसी संख्या जो एक ही गैप पे है, मतलब सुनिए 3 ऐसी संख्या, केवल 3 ही संख्याएं हैं जिनके बीच में एपी चल रहा है, मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। 3 ऐसी ही अभाज्य संख्याएं, 3 ही अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं। देखिए पहली कौन सी, 3 5 7, ठीक है, 2 का गैप बन रहा है, देखो। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है वह 3 ऐसी संख्याएं बताइए जिनके बीच में क्रमागत अंतर है। क्रमागत अंतर है मतलब एक ही जैसा अंतर है, एक ही जैसा अंतर है। तो यहाँ पे देखिए 2 का गैप, यहाँ पर भी 2 का गैप। अगर अगली अभाज्य संख्या की बात करो तो 11 हो जाएगा, उसके बाद फिर 13 हो जाएगा। अगर 7 11 13 को एक साथ ले लो तो यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4 का गैप बन गया, यहाँ पे 2 का गैप बन गया। कहाँ गैप समान हो रहा, नहीं हो रहा ना समान। और 3 5 7 ले लो तो 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। इस तरह का और कहीं आपको मिलेगा नहीं, मतलब 3 5 और 7 ऐसी 3 अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच का गैप अंतर समान रहता है। ठीक है, 3 5 और 7, यहाँ पे 2 का गैप और यहाँ पर भी 2 का गैप, आप समान गैप देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछ लेगा आपसे कि ऐसी 3 संख्याएं बताइए जो एक ही गैप पर हो, एक ही अंतर पे हो, तो क्या लगाएंगे आप, 3 5 7। क्लियर।
अगला टॉपिक बना लो भैया, रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम, प्राइम नंबर्स का अभाज्य संख्या का चल रहा है चक्कर, बहुत मजेदार चक्कर है, ठीक है ना। और रिलेटिव प्राइम के बाद एक टॉपिक बन जाएगा आपका को प्राइम। को प्राइम, ठीक। रिलेटिव प्राइम को हिंदी में कहते हैं दोस्तों अपेक्षित अभाज्य। क्या कहेंगे? अपेक्षित अभाज्य संख्या, ठीक। को प्राइम को सहभाज्य, ठीक है, सह अभाज्य, ठीक है ना, को प्राइम को कहेंगे, सही है ना। तो देखिए ध्यान से देखिए, दोनों की परिभाषाएं एक ही हैं, मतलब दो ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ एक ही हो, जिनका एचसीएफ एक हो, मतलब एचसीएफ कितना हो? एक हो। दो ऐसी संख्याएं, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो, या यूं कह लीजिए आप दो ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ एक हो। अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूं, यहां पर भी एचसीएफ दो संख्याओं का एक ही आएगा। आप कहेंगे भाई दोनों चीज तो एक क्या लग रही, नहीं एक नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से। 13, 15, तुम जाओ देखते रहो, 15, 17, 13, 15 एक संख्या हो गई आपकी, दूसरा हो गया आपका 15, 17, तीसरा हो गया आपका 9, 11, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका एचसीएफ निकालें, महत्तम समापवर्तक निकालें, तो 13, 15 का एक हो जाएगा, इसका भी एक हो जाएगा और इसका भी एक हो जाएगा, मतलब दोनों एक से कट जाएंगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अगर हम 13 की बात करें तो देखिए 13 का गुणनखंड देखें तो केवल 13 और 1। अगर हम 15 की बात करें तो गुणनखंड 5, 3, 1, ठीक, और 15 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा ना, ठीक है। अगर हम 15, 17 की बात करें तो 15 का तो यही हो रहा है, 17 का 17 और 1 हो जाएगा। 9, 11 की बात करें तो 3 से कटेगा, 9 से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। 11 की बात करें तो 11 और 1 से कटेगा। क्लियर हो रहा बात, ठीक है। अब देखिए जरा सा को प्राइम में, अभी मैं आ रहा हूं उस पर वापस, पहले को प्राइम देखिए आप। 3, 5, 5, 7, 7, 11, ठीक है। देखिए दोनों ही संख्याएं अभाज्य हैं, देखिए को प्राइम माने कि दोनों ही संख्याएं अभाज्य, केवल एक से और स्वयं से कटेंगी, ठीक है ना, को प्राइम, सही है। इसमें देखिए दोनों ही संख्याएं, देखिए दोनों संख्या अभाज्य नहीं है, दोनों संख्या अभाज्य नहीं है, एक संख्या भाज्य हो रही है, यहाँ पे एक संख्या क्या हो रही है? भाज्य हो रही है, मतलब 13 तो आपका एक से और स्वयं से कटेगा, लेकिन 15 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी और 15 से भी कट जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो रिलेटिव प्राइम और को प्राइम में ये एक बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है, इसको ध्यान दिया रहना दोस्तों, फंसा देता है लोगों को, ये मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला टॉपिक हमारा बन जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को आप इंग्लिश में कह लेंगे कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। अब देखिए भैया, एक से दो या दो से अधिक संख्या से कट जाए, मोर देन 2 फैक्टर्स कह लो, या फिर ठीक मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर। क्लियर। जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 4 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, ठीक। 6 की बात की जाए 2, 3, 6 से कटेगा और 1 से कटेगा। 8 की बात की जाए 2, 4, 8 और 1 से कट जाएगा। 9 की बात की जाए 3, 9 और 1 से कट जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि वह सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी और नंबर से कट जाएं, वह क्या हो गई? भाज्य संख्याएं हो गई। क्लियर बात, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले भैया सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो आंसर होगा 4। लिखते रहो भैया, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4,
सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, अगला पॉइंट सुनिए ध्यान से आप लोग। यहां तक तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक बनेगा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के अंतर्गत आप जानेंगे शांत और अशांत दशमलव के बारे में, फिर परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो आज हम यहीं पर रोकते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे उसके बारे में। बस करते हैं यहीं पे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।